आदाब नाज़रीन, मेरा नाम है मोनिस अनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की ख़ास पेशकश ख़ास मुलाकात। ख़ास मुलाकात में जैसे आप हर बार देखते हैं कि हम एक नए मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी एक फ़ील्ड में और उसको जो है उतनी ऊपर तक ले गए हैं कि उनका नाम और उनकी फ़ील्ड का नाम जो है वो एक मशहूर हो गया है। न सिर्फ ये ही एक बात है बल्कि ये भी है कि वो अपनी पर्सनैलिटी पे उन्होंने इतना काम किया है कि हम भी मजबूर हो गए उनको बुलाने के लिए। और न सिर्फ हम मजबूर हुए बल्कि वो आम हो गए, लोग उनको जानने लगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से आती हैं। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो उनकी पर्सनैलिटी अपने आप में एक बेमिसाल है। डॉक्टर अतहर फारूकी साहब हैं हमारे साथ, दिल्ली के एक बेमिसाल राइटर हैं। आप अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी हैं और आपने एक ड्रामा सन्स ऑफ बाबर को उर्दू में लिखने के लिए आपको एक साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। साल 2016 में दिल्ली उर्दू एकेडमी द्वारा उनको बेस्ट ट्रांसलेटर अवार्ड से भी नवाजा गया। डॉक्टर अतहर फारूकी साहब ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से उर्दू लिटरेचर में एमए पूरा किया और पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मास मीडिया में डिप्लोमा किया। उसके बाद प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद के तहत एमफिल और पीएचडी की है और एक लंबे अरसे से उर्दू के लिए अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है अतहर फारूकी साहब, और मुंसिफ टीवी के स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने मुझे यहाँ दावत दी। अतहर फारूकी साहब, जैसा कि मैंने आपके बारे में बताया, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताएं, किस तरह से आपकी ये जर्नी की शुरुआत हुई। और जो सबसे अहम सवाल इसमें ये हो जाता है कि अंजुमन तरक्की उर्दू बोर्ड का क़याम कब अमल में आया और इसके ज़रिए दी जाने वाली खिदमत असल में क्या हैं और आप इसके लिए क्या करते हैं। 84-85 के करीब दिल्ली आ गया था जी। उसके बाद मैंने 86 में JNU से डिप्लोमा किया और उसके बाद फिर 87 में मुझे एमफिल में दाखिला मिल गया, मगर वो उस साल मेरी यूनिवर्सिटी में रिज़ल्ट नहीं आ सका था जहाँ से मैंने MA किया था। तो फिर वो मुझे अगले सेमेस्टर में फिर दाखिला मिला 88 में और उसके बाद फिर ये सफ़र शुरू हुआ तालीम का। जहाँ तक अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का सवाल है तो ये एक ऐसा रज़ाकार इदारा है कि जिसका न तो हुकूमत हिंद से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ है, इन ए सेंस कि हम बराह रास्त या बिलवास्ता हुकूमत से एक पैसे की मदद भी नहीं लेते हैं, ना ही किसी सूबाई हुकूमत से या हुकूमत के किसी भी इदारे से बराह रास्त या बिलवास्ता हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक छोटा सा इदारा है जो रज़ाकाराना तौर पे काम कर रहा है और बहरहाल चूँकि हमारे पास हुकूमत की ग्रांट नहीं है तो वो हर तरह का जो दबाव होता है उससे हम आज़ाद हैं। जहाँ तक अंजुमन का ताल्लुक़ है तो ये 1882 में जब उर्दू हिंदी तनाज़ा ज़ोर पकड़ रहा था तो सर सैयद ने इसका क़याम किया था और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ़ मुश्किलों से गुज़रा। 1903 में ये अलीगढ़ मूवमेंट से अलग हो गया था और ज़ाहिर है कि फिर उसके बाद ये बहुत अच्छा वक्त था कि जब ये अलीगढ़ मूवमेंट से अलग हुई 1903 में, और इसका पुराना नाम कुछ और था। और जब शिबली इसके अल्लामा शिबली नोमानी जब इसके सेक्रेटरी बने हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जनरल असिस्टेंट सेक्रेटरी बने हैं तो ये इदारा एक नज़रियाती इदारा बन गया, कौम परस्त नज़रियाती इदारा। उसके बाद जाहिर है कि 1906 में जैसा आप सबको मालूम है ये सानिया हुआ कि जो सर सैयद की मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो बाकायदा मुस्लिम लीग में मर्ज हो गई। मुस्लिम लीग का जब क़याम हुआ है 1906 में ढाका में जी, तो सर सैयद की तो कॉन्फ्रेंस ही उसमें मर्ज हो गई थी। तो अगर अंजुमन 1903 में उससे अलग नहीं हो गई होती तो वो सारे इल्ज़ामात सही या गलत में उनकी तफसील में नहीं जा रहा हूँ जी, जो क़याम पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अलीगढ़ मूवमेंट पे लगते हैं वो सब अंजुमन पे भी लगते, लेकिन हम जाहिर है कि उससे बच गए और हम एक कौम परस्त इदारे के तौर पे हमने आगे बढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद बुरा वक्त आया अंजुमन के ऊपर 1947 में जी, जब मुल्क तकसीम हुआ तो अंजुमन का दफ्तर दरियागंज में था जी। तो शायद ये 1948 की बात है, आज़ादी के 1 साल बाद, आज़ादी के 1 साल बाद जी, कि
उस दफ्तर को आग लगा दी गई और वहाँ जो कारिंदे थे वो उसी में रहते थे, कुछ कातिब थे, कुछ दूसरे लोग थे, उन सब का कत्ल हो गया। खुशकिस्मती ये हुई कि जो उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी थे मौलवी अब्दुल हक, वो भी वहीं रहते थे, मगर वो उन दिनों भोपाल गए हुए थे। तो अब्दुल हक साहब जिंदा बच गए उसमें, लेकिन दफ्तर वहाँ से ख़त्म हो गया। और फिर अब्दुल हक साहब पाकिस्तान चले गए और अंजुमन पंडित नेहरू के कहने पे डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने साथ अलीगढ़ ले गए, जो 1949 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए थे। और अंजुमन वहाँ जाकिर साहब के साथ ही रही। और जैसे ही जाकिर साहब उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बन के दिल्ली आए, तो सबसे पहले उन्हें यही फिक्र हुई कि अंजुमन के लिए एक जगह का इंतजाम हो जहाँ उसका दफ्तर बन सके। तो हमारी एक जगह थी कस्तूरबा गांधी मार्ग पे, जो हमने ख़रीदी थी जी, वो उस पर भी कब्ज़ा हो गया था 1947 में। तो उस ज़मीन के बदले हमें एक ज़मीन मिली थी जो पहले मंडी हाउस में थी, जहाँ सपरू हाउस है जी। चूँकि मौलाना आज़ाद का ये ख्याल था कि जो सारे सकाफ़ती इदारे हैं वो वहीं होने चाहिए। वो चाहते थे कि साहित्य अकेडमी के सामने अंजुमन का दफ्तर हो, मगर वो शायद फंड्स फराहम नहीं हो सके, वो ज़मीन हमारे हाथ से चली गई। और उसके बाद फिर ये जगह हमें मिली जो राउज़ एवेन्यू में है, और फिर यहाँ बिल्डिंग बनी और 1977 से ये इदारा वहीं काम कर रहा है। यकीनन एक लंबा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है, और इसमें जैसे आपने बताया कि परेशानियाँ भी झेलनी पड़ी और दूसरी चीज़ें भी हुई। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने बहुत सी कदीम किताबों को फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया है जी। क्योंकि आप अभी जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपकी नज़र में सबसे बेहतर तर्जुमा किस किताब का हुआ और क्या ख़ास रहा, हमारे कुछ नाजरीन को बताइए। नहीं, देखिए ऐसा है कि किसी एक तर्जुमे को बहुत अच्छा तर्जुमा कहना तो ज़्यादती है। बिल्कुल। और जिस ज़माने में तराजिम होते थे, उस ज़माने में जो हमारे अकाबरीन थे जी, वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे। तो जाहिर है कि ये किसी तरह मुनासिब नहीं कि मैं ये कहूँ कि ये बहुत कौन सा तर्जुमा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमने तर्जुमे के अलावा भी अंजुमन ने जिस किस्म की किताबें छापी हैं, जितनी मेयारी किताबें छापी हैं, वो आज भी दुनिया के किसी मुल्क में कोई इदारा उस किस्म की किताबें नहीं छाप सका है। और जो इस वक्त हमारा पब्लिकेशन प्रोग्राम है उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। अंजुमन का जो हफ्तरोज़ा अखबार है हमारी ज़ुबान, वो 1937 या 38 से निकल रहा है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि हर हफ्ते एक ऐसा हफ्तरोज़ा निकालना जिसमें सिर्फ उर्दू दुनिया की ख़बरें हों, अपने आप में हफ्ता तय करना है। तो वो है। दूसरे जो हमारा सहमाही है उर्दू अदब, वो 1921 से निकल रहा है, तो उसको भी तकरीबन 104-5 साल हो गए हैं। तो हर हफ्ते एक सहमाही को निकालना, मतलब वो भी अपने आप में एक काम है। और इस वक्त जो ये है हमारा सहमाही उर्दू अदब, ये मेयार में आपको उसकी कॉपी भेजूंगा तो आप देखेंगे, इसके न तो कोई मेयार का मुकाबला है, और ये शायद वाहिद इल्मी पर्चा है जिसकी तादाद तकरीबन 2000 है। और उसकी वजह यह है कि हम अंजुमन अपनी सारी किताबें और जो हमारा पर्चा है उसे हम अमेज़ॉन पे बेचते हैं। तो उसमें यह है कि वो कारी के लिए ये मसला नहीं रह जाता है कि वो ज़रे सालाना भेजे, फिर वो परस्यू करता रहे उसे पर्चा मिला या नहीं मिला, या वो पर्चा ख़रीदने के लिए जामा मस्जिद या उर्दू पॉकेट्स में जाए, तो वो नहीं है। तो वो अमेज़ॉन पे लोग ख़रीद लेते हैं जैसे ही पर्चा आता है और हम उसको पब्लिसाइज करते हैं। यकीनन आज अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद जो है वो अपने आप में बड़ा नाम है। उर्दू अदब और उर्दू के लिए अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने जो बहुत कुछ किया है, लेकिन जो मौजूदा वक्त है, बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो इस बारे में नहीं जानते, और वो कहीं ना कहीं उर्दू से वाबस्तगी जो उनकी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो क्या अंजुमन तरक्की उर्दू ऐसे नौजवानों को जोड़ने के लिए कोई हिकमत अमली बना रही है कि ऐसे नौजवान जो बिल्कुल उर्दू से गाफिल होते जा रहे हैं उनको जो है इस तरफ थोड़ा सा लाया जाए? देखिए, इसमें मेरा जहन तो बिल्कुल साफ़ है, और ये शायद थोड़ी सी तल्ख बात है जी कि अंजुमन या कोई भी इदारा कुछ मावनत तो कर सकता है आपके साथ, हाँ। लेकिन उर्दू या किसी भी ज़ुबान को पढ़ाने के लिए, उसके अदब और सकाफ़त से वाबस्ता होने के लिए, खुसूसन उन हालात में, इन हालात से उर्दू गुज़र रही है,
ये काम तो वालिदैन ही के करने का है। सही। वालिदैन दुनिया का हर काम करते हैं, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला कराने के लिए 3-3, 4-4 महीने परेशान फिरते हैं, सिफारिशें ढूंढते हैं, रिश्वतें देते हैं। जब बच्चा स्कूल चला जाता है तो उसके बाद की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए वक्त निकालते हैं, उसे स्विमिंग सिखाने ले जाते हैं, उसे म्यूज़िक सिखाने ले जाते हैं। तो भाई ऐसी क्या वजह है कि आप इतना सब अपने बच्चे के लिए करते हैं और आप अपने बच्चे को एक आधा घंटा उर्दू नहीं पढ़ा सकते? मुझे ये यकीन है कि जो लोग ये कहते हैं कि बड़ी मुश्किलें हैं, हम अपने बच्चे को उर्दू नहीं पढ़ा सके, तो जिस किस्म के जवाज़ वो उर्दू ना पढ़ाने के तराशते हैं उससे बहुत कम मेहनत और वक्त में वो अपने बच्चे को उर्दू पढ़ा सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल तय समझ लीजिए कि अंजुमन ही नहीं, कोई भी इदारा आपकी मदद कर सकता है, निसाब तैयार करा सकता है, आपको टीचर्स दे सकता है, जो दूसरे इंतज़ामात हैं, जो सहूलियात हैं वो फराहम करा सकता है, लेकिन कोई इदारा आपके बच्चे को उस वक्त तक उर्दू नहीं पढ़ा सकता जब तक खुद आप अपने उस बच्चे को उर्दू ना पढ़ाना चाहें। और आप अपने बच्चे को उस वक्त तक उर्दू नहीं पढ़ाएंगे जब तक आपको ये पता ना हो कि उर्दू का अदब जो है वो कितना अजीम अदब है, और जब तक आपके दिमाग से ये खन्नास ना निकल जाए कि अंग्रेज़ी का अदब उर्दू से कहीं ज़्यादा अजीम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बकवास है। दुनिया के बहुत बड़े अदब में शुमार होता है उर्दू अदब का जी, और कम से कम साउथ एशिया का ये सबसे बड़ा अदब है। अंग्रेज़ी यहाँ एक गैर मुल्की ज़ुबान है जो आपके लिए नौकरियों वगैरह में कुछ सहूलत फराहम कर सकती है, लेकिन जो उसकी रूह है उस तक आप नहीं पहुँच सकते। रूह तक आप अपनी ज़ुबान के अदब ही से पहुँच सकते हैं। तो ये तो काम वालिदैन का है कि उन्हें जब ये समझ में आ जाएगा कि उन्हें अपने बच्चे को उर्दू पढ़ानी चाहिए, अगर उनका बच्चा उर्दू पढ़ेगा तो वो बेहतर इंसान बनेगा, तो ये काम वालिदैन ही को करना है, इसमें कोई इदारा नहीं कर सकता। आपने एक बड़ी अहम बात कही है और अक्सर इस पे जो है मुल्क में वक्तन बवक्तन चर्चा होती रहती है, और वो ये है कि उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की भाषा है, ज़बान है, या बाहर की भाषा है। जैसे आपने कहा कि अंग्रेज़ी तो है वो बाहर की है, यकीनन वो अंग्रेज़ों के साथ आई थी, लेकिन उर्दू को पर भी अक्सर इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है और फ़िलहाल भी आपने कुछ किस्से अभी हाल ही में सुने होंगे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि इल्ज़ामात का तो आप अगर जवाब देने बैठ जाइए तो वो तो एंडलेस है, और आजकल तो जो जिसका दिल चाहे, ख़ास तौर पे पहले तो शायद आप किसी इल्ज़ाम की तरदीद कर भी सकते थे, अब तो नामुमकिन है। सबसे बेहतर ये है कि जो तकरीबन 1-1.5 महीने पहले अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जी, आप उसको पढ़ लीजिए जी। आज तक जितने जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, ज़ाहिर है वो हमारा आला तरीन इदारा है इंसाफ का, और वहाँ जो जजेस हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं जी। किसी एक जजमेंट में ये नहीं कहा गया है, और भी बहुत सारी मिसालें, मगर मैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला इसलिए दे रहा हूं कि उस पर कोई शक नहीं करता है। यूपी में दूसरी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, उसमें फैसला सुप्रीम कोर्ट के हक़ में हुआ। मैं आपसे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जितने हाई कोर्ट्स के जजमेंट आए हैं, जितने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, उसमें किसी में ये नहीं कहा गया कि उर्दू गैर मुल्की ज़ुबान है। उर्दू भाई कहाँ से गैर मुल्की ज़ुबान हो गई? उर्दू नाम की कोई ज़ुबान 1775 से पहले थी ही नहीं इस मुल्क में। 1775 में पहली दफ़ा ज़बान के लिए लफ्ज़ उर्दू इस्तेमाल हुआ है। उससे पहले तो इस ज़बान के लिए सिर्फ हिंदी इस्तेमाल होता था। तो मीर ने कहीं उर्दू इस्तेमाल नहीं किया है अपने उसके लिए। गालिब के खतूत में सिर्फ 1 या 2 जगह लफ्ज़ उर्दू इस्तेमाल हुआ है, वरना सब जगह उन्होंने हिंदी इस्तेमाल किया है। तो या तो आप ये कहें कि हिंदी गैर मुल्की ज़ुबान थी, और जब उसका नाम उर्दू हुआ तो उर्दू गैर मुल्की ज़ुबान हो गई। तो जो लोग ये कहते तो उनसे को ये बता के पूछना चाहिए कि भाई हमारा सफ़र तो कोई 125-150 साल का है, उससे पहले तो हम हिंदी ही थे, तो क्या हिंदी गैर मुल्की ज़ुबान है? ये मेरे ख्याल में सबसे। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, यकीनन अंजुमन में जो आप काम कर रहे हैं एज ए जनरल सेक्रेटरी वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन जो आपकी किताबें हैं वो भी अपने आप में एक मयारी हैं, बहुत ज़्यादा मयारी हैं। ये किताबें लिखने का शौक़ कब से हुआ, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई असल में? नहीं, मैंने बाकायदा मतलब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गया था जी, जी। वो अच्छे ज़माने की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी। हाँ, JNU को लेकर भी कई सारे सवाल उठते रहते हैं आजकल। तो उस ज़माने में तालिब इल्मों से बहुत मेहनत कराई जाती थी। मुझे भी जो मेरे सुपरवाइज़र थे जी,
वो पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट थे इम्तियाज़ अहमद। तो उन्होंने मुझसे जो पहला फील्ड वर्क कराया था वही 2 साल का था। अच्छा। पहले 2 साल का फील्ड वर्क करने के बाद मैंने काम शुरू किया था। तो मैं बिस्तर लेके निकल पड़ा था और पहले बिहार गया, फिर वहाँ से मगरबी बंगाल गया, फिर वहाँ से आंध्रा गया। आंध्रा में मैंने बहुत फील्ड वर्क किया है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र गया। तो वो एक लिखने पढ़ने की ट्रेनिंग थी। तो मैं इससे पहले जिस नौकरी में था अंजुमन में आने से पहले जी, तो उसका इल्म अदब से कुछ नहीं लेना देना था। तो वहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी को तकसीम कर लिया था कि मैं लोग बहुत सोशल होते हैं या कुछ और आगे बढ़ के सोशलाइट हो जाते हैं, तो मैं उसमें से नहीं हूँ। ना मैं शाम की महफिलों में कहीं जाता हूँ, ना मुझे वैसे कोई दूसरा शौक़ है। तो मैं अपनी पुरानी नौकरी में दिन में अपनी नौकरी करता था और उसके बाद जो वक्त बचता था उसमें अपने पढ़ने लिखने का काम करता था। तो मेरा जो काम है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ इल्मी काम है। मेरी 4 किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी हैं, 3 किताबें दूसरे पब्लिशर से छपी हैं, वो सभी अंग्रेज़ी में हैं। तो वो बिल्कुल एक अलग काम है। इंग्लिश के अलावा हिंदी, उर्दू, कई लैंग्वेज में आपने लिखा है। हिंदी में भी है। हिंदी में भी अख्तरुल ईमान का जो कुल्लियात है वो मैंने 95-96 में उसको नागरी में किया था। एक पब्लिशर के लिए जो बंद हो गया, लेकिन वो किताब दोबारा छप रही है। तो जाहिर है कि उर्दू में तो काम मैंने किया ही है। उर्दू ज़बान और उसकी तालीम पे पहला काम मेरा ही है। उससे पहले किसी ने उस पर इस मौजू पे कोई काम नहीं किया। और रिसर्च वर्क को लेकर कहा जाता है कि जो आप उर्दू का जो आपने रिसर्च वर्क किया है खासकर, और जो अंजुमन में आने के बाद ये जो रिसर्च वर्क का काम हो रहा है उसकी कोई वो नहीं है। कहा जाता है कि तकरीबन 17,000 किताबों का जो है वो डिजिटलाइजेशन भी हुआ है। उर्दू से वाबस्ता लोग इस डिजिटलाइजेशन का असल में कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और रेख्ता को भी आपने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, वो उसका ये कैसे आया कि अब जो है बुक से उठ के थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन की तरफ भी जाया जाए? नहीं, दिलचस्प बात यह है, रेख्ता को पहली दफ़ा मैंने ही अपनी लाइब्रेरी को डिजिटाइज करने की इजाज़त दी थी, जिसकी वजह से उनका कॉर्पस बन सका और वो उसको शुरू कर सके। ये आइडिया तो उनके पास बहुत दिन से था। अच्छा। मगर कोई इदारा उनने, चूँकि वो नए थे इस मैदान में, हाँ। और उर्दू वालों को समझ में नहीं आता था कि ये क्या करेंगे। और दूसरे हमारे यहाँ उर्दू में सिनिसिज्म भी बहुत है, हर चीज़ में हम लोग साजिशें ढूंढते हैं। तो वो उनको कोई अपनी लाइब्रेरी में एक्सेस नहीं देने को तैयार था। तो मैंने उनको एक्सेस दिया था, तो उन्होंने हमारी किताबों को डिजिटाइजेशन किया। उसके बाद जब वो चले गए तो उसके बाद फिर हमने ख़ुद उस काम को करना शुरू किया। फिर हमने मखतूतात को डिजिटाइज किया। फिर अगर आप किसी रोज़ तशरीफ़ लाएं तो मैं आपसे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में जितनी अच्छी लाइब्रेरी हमारी है वो शायद ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी तो हो, तो अमेरिकन सेंटर की लाइब्रेरी अब कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी शायद कोई लाइब्रेरी इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं है। उसी तरह हमने ऑडिटोरियम है, उससे ज़्यादा मॉडर्न ऑडिटोरियम भी किसी का नहीं है। तो लगभग 11,000 किताबें आपने रेख्ता को दी हैं, या इससे ज़्यादा? कुछ इतनी होंगी, लेकिन जो बची हुई किताबें थी फिर उसको हमने डिजिटाइज बाद में अपने तौर पे किया। फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ जो सबसे कीमती सरमाया था वो मखतूतात थे। तो पिछले 2 साल में हमने मखतूतात को डिजिटाइज किया। तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, किताबें आती जाती हैं, लाइब्रेरी में किताबें बढ़ती जाती हैं। तो उसको आप डिजिटाइज इसलिए करते हैं कि वो जो बड़ा हल्का है क़ारीन का, उन तक वो पहुँच जाएँ। तो वो सब किताबें हमारी वेबसाइट पर हैं। डॉक्टर खलीक अंजुम और कई ऐसी शख्सियत जिसका आपने खुद अपने इंटरव्यू में जिक्र किया, वो अंजुमन से वाबस्ता रहे हैं। तो क्या लगता है कि एज ए अब जो हिस्सा रहे हैं, तो क्या लगता है जो खिदमात उन लोगों ने दी हैं और आप जो है अब दे रहे हैं, तो क्या आप उनको मुकम्मल कर पाएँ, या अभी भी लगता है कि कुछ बाकी है, कुछ और करना है? अरे भाई, मैं उन लोगों के पैर की जूती भी नहीं हूँ जी। मुझे, लेकिन अब बड़ी फहरिस्त में आपका नाम शामिल हो गया है। नहीं, वो हो गया, मगर मतलब मुझे ये मैं कोई मतलब जो मशरिकी तकल्लुफ़ होता है उसकी वजह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी, लेकिन जिस अंजुमन के सेक्रेटरी की कुर्सी पे जी अल्लामा शिबली नौमानी, सही, आली अहमद सुरूर जैसे लोग बैठे हों, तो उसमें भाई मैं क्या, मौलाना आज़ाद का नाम उनसे जुड़ा, मौलाना आज़ाद असिस्टेंट सेक्रेटरी थे शिबली के साथ। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मौलाना और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी,
ये दो ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अंजुमन में अपने पंजे गाड़ दिए थे जी। अपने इंतकाल तक छोटी से छोटी चीज़ में ये दोनों लोग अंजुमन की चीज़ों में दिलचस्पी लेते थे। मौलाना को बहुत सारे काम थे दुनिया में करने के जी। 1949 में जाहिर है कि नया मुल्क बना था, मौलाना एजुकेशन मिनिस्टर थे, एक नए मुल्क में पॉलिसीज़ बनानी थी जी। लेकिन उस सब में वो ये नहीं भूले कि अंजुमन में बुरा वक्त पड़ा है, तो उन्होंने पंडित जी से कहा कि भाई जाकिर साहब के साथ अंजुमन को आप वहाँ भेज दीजिए अलीगढ़, और आखिरी वक्त तक मौलाना अंजुमन से वाबस्ता रहे। उसी तरह जाकिर साहब भी आखिरी वक्त तक अंजुमन से वाबस्ता रहे। तो ये हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, और जो ख़ास तौर पे हमारे जो लोग सदर रहे हैं वो बहुत बड़ी कहकशां हैं, बहुत बड़ी गैलेक्सी है, और किसी दूसरे इदारे को ये फ़ख्र हासिल नहीं है कि इतने बड़े लोग उनके सदर रहे हों, उनके जनरल सेक्रेटरी रहे हों, उनसे वाबस्ता रहे हों। तो मैं तो खैर बहरहाल फैज़ साहब कहते थे कि वो बड़े लोग मर गए तो हम जैसे छोटे लोग बड़े हो गए, तो खैर फैज़ साहब थे। तो खैर मेरा तो मतलब कहीं भी उसमें वो नहीं है, बस ये था कि वो जब खलीक अंजुम साहब का रिटायरमेंट का वक्त आया जी, तो वहाँ किसी एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो उर्दू के मामलात से भी वाकिफ़ हो और इंतज़ामी चीज़ें भी जानता हो, क्योंकि इंतज़ामात का मामला एक ऐसे इदारे में बहुत मुश्किल होता है जिस तरह का अंजुमन, जिस तरह का इदारा अंजुमन है। दूसरे नई इक़्तिसादी पॉलिसी उस वक्त आ रही थी, इनकम टैक्स बदल रहा था, नए नए टैक्सेस आ रहे थे, GST उसके बाद आया जी। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी जिसको करने के लिए कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए था, तो उसकी वजह से शायद मेरा इंतखाब वहाँ हुआ। तो आपको लगता है कि कुछ बाकी है, बहुत, या बहुत कुछ बाकी है अभी? नहीं, देखिए ये तो हमेशा रहता है, ये हमेशा रहता है, और जब कोई आएगा तो वो अपने विजन से काम करेगा। हाँ, और जाहिर है कि वो अगर उसकी ठीक तरबियत हुई होगी तो अपने उससे बुज़ुर्गों का एहतराम होगा, इदारे की रिवायत का एहतराम होगा। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि मेरे बाद भी जो लोग आएँ जी, तो वो जाहिर है कि मैं कितने दिन हूँ, 2, 4, 5 साल, 10 साल, जितना वक्त भी होता है, मतलब जाना बहरहाल एक दिन हम सबको होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद कोई एक ऐसा आदमी आए कि जो अल्लामा शिबली, मौलाना आज़ाद की रिवायत है, जाकिर साहब की रिवायत है, उसको आगे बढ़ाएं। अंजुमन तरक्की उर्दू की 650 ब्रांचेस हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आपकी सबसे बराह रास्त वाबस्तगी है? किस तरह से जो है आप उनसे कनेक्ट रहते हैं और चीज़ों को मैनेज करते हैं? एक तो ये है कि पिछले 30-40 साल में जब से ये उर्दू एकेडमीज़ बनी हैं जी जी, तो उर्दू दुनिया में पैसा इतना ज़्यादा फैला है कि अंजुमन की शाखें तो हैं, लेकिन वो शाखें अंजुमन की और वो काम करती हैं रियासती उर्दू एकेडमियों से पैसा लेके। वो भी ठीक है कि ज़ाहिर है उनके अपने जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत महदूद है, और अंजुमन के पास तो उन्हें देने के लिए पैसा नहीं है, और सरकारी इदारों के पास देने के लिए पैसा भी है, और सरकारी इदारों से वाबस्तगी के दूसरे फ़ायदे भी हैं जी जी। तो उसकी वजह से वो अंजुमन की शाखें हैं और वो अपने तौर पे काम कर रही हैं, लेकिन कुछ शाखें हमारी ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, जैसे ख़ास तौर पे हमारी बिहार की शाख है। ये तय है कि बिहार की शाख अगर किसी इलेक्शन में एक्टिव हो जाए, जाहिर है कि हम सियासत से हमारा बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है जी, ये तो हो सकता है कि अंजुमन का उम्मीदवार कोई इलेक्शन न जीत सके, लेकिन सूबाई असेंबली की 6-7 सीटों पे किसी भी ताकतवर उम्मीदवार को इलेक्शन हरवा ज़रूर सकता है। वो इतना असर है, इतना असर है बिहार में। और इसी तरह जो उसकी झारखंड की शाख है जो रांची में है, उसे हमारे खान साहब चलाते हैं जी, तो वो भी बहुत ताकतवर शाख है और ग्रास रूट पे उसका बहुत असर है। तो जो शाखें अपने मकामी हालात के तहत जो कर रही हैं वो कर रही हैं, और अंजुमन में कोई ऐसा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नहीं है कि वो अगर आप 650 शाखें हैं हमारी, तो हम ये कहें कि वो आप हमारे सबॉर्डिनेट हैं जी, आप हमसे पूछ के काम कीजिए। तो शाखों के अलावा भी हमारे पास कोई आता है, वो ये कहता है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, हम आपकी शाख तो नहीं है, मदद कर दीजिए, तो जो हो सकता है वो कर देते हैं। क्योंकि मौजूदा हालात अभी जो देश में चल रहे हैं, अभी जंग भी पाकिस्तान से रही, उसके अलावा बहुत सारे
मुद्दे लगातार आते रहते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स इन इंडिया पे आपने बुक्स लिखी हैं। जी। और मुस्लिम एंड मीडिया का भी आपने एक बड़ा मतलब किताब लिख के चीज़ों को बताया है लोगों को। आखिरी सवाल आपसे यही कि इसको लेकर क्या जो मुसलमान हैं देश के, उनको मौजूदा वक्त में आप क्या राय देना चाहेंगे, किस तरह से मैसेज और पैगाम देना चाहेंगे उर्दू के लिए भी और अपनी जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर? देखिए, एक तो यह है कि मैं चूँकि मुसलमान हूँ जी, तो मुसलमान की हैसियत से मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन उर्दू का मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये ठीक है कि उर्दू बोलने वाली आबादी का बड़ा हिस्सा मुसलमान है, लेकिन ये सिर्फ शुमाली हिंद की हद तक है और वो भी शहरों की हद तक। ख़ास तौर पे बिहार वगैरह में जो मुसलमान हैं वो अपनी इलाकाई ज़ुबानें बोलते हैं, तो वो खैर एक अलग अलग मसला है जी। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें कि मुसलमान के तौर पे जी, तो बहरहाल मुसलमान हिंदुस्तान में एक अक़लियत हैं जी, और उनके सामने दूसरी बहुत सारी अक़लियतों की मिसालें मौजूद हैं। उनसे बहुत छोटी अक़लियतें हैं, चाहे वो सिख समाज हो या ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हों, ईसाई हों जी, पारसीज़ हों। अगर आप बॉम्बे में चले जाएं तो हर सड़क पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आपको पारसियों का मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। सड़कों के नाम उनके नाम पे होंगे, हर जगह कोई उनका फलाही इदारा होगा जो उन्होंने बना के दे दिया होगा मुल्क को। इसी तरह ज़्यादातर जो अस्पताल हैं, अच्छे अस्पताल, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद, ज़्यादातर नहीं, बहुत बड़ी तादाद अस्पताल बहुत सारे ऐसे जिन्हें ईसाई चलाते हैं या उनके बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जो सब जगह और अभी भी हम में से ज़्यादातर लोगों की जो अपने बच्चों को अंग्रेज़ी में तालीम दिलाना चाहते हैं, ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा ईसाई स्कूल में पढ़े, सही मिशनरीज स्कूल में। बिल्कुल। तो बहरहाल उनसे सबक लेते हुए मुसलमानों को अपने वसाइल से ये इस किस्म के काम करने चाहिए कि जहाँ आप दूसरे अहले वतन की खिदमत भी कर सके और आपका अपना भी हो। बहरहाल मुसलमानों को अच्छे अस्पताल बनाने चाहिए, अच्छे स्कूल बनाने चाहिए, और ऐसे स्कूल हों कि वो जैसे ईसाइयों के होते हैं कि वहाँ सब लोग जाना चाहते हैं, तो ऐसी मुसलमानों के भी हों, तो उससे मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस ख़ास मुलाकात में, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और इस खासकर स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे भी आप इजाज़त दीजिए और अगले प्रोग्राम में फिर किसी शख्सियत के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदाब।